हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन चंद्रा और स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड पर। आज का हमारा टॉपिक है शेरशाह की आर्थिक व्यवस्था। शेरशाह ने कैसी आर्थिक प्रणाली अपनाई थी अपने साम्राज्य को चलाने के लिए, उसका अध्ययन हम लोग आज करेंगे। ठीक है, तो शेरशाह की आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक प्रणाली। ठीक है, सबसे पहला बात होता है जो आर्थिक व्यवस्था होती है, वर्तमान में तो बहुत सारे इसका विस्तार हो गया है, लेकिन प्राचीन काल में जो होते थे वो ज़्यादा से ज़्यादा रिलेटेड होते थे आपको भू राजस्व से। आय के जो स्रोत होते थे कहाँ से होते थे? भू राजस्व से। भूमि से जो लगान आता था वही राज्य का मुख्य आय होता था। उसके बाद व्यापार। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग कि शेरशाह के साम्राज्य में आय के स्रोत क्या था। शेरशाह के साम्राज्य में आय के स्रोत क्या क्या था? लगान, वही जो भूमि से राजस्व के रूप में आते थे। फिर ऐसा संपत्ति जिसका कोई वारिस न हो, यानी कि लावारिस संपत्ति। ऐसी संपत्ति जिसका कोई वारिस न हो तो लावारिस संपत्ति, वो भी राज का हो जाता था। अगर कोई संपत्ति, ऐसा संपत्ति हो जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं हो, तो वो संपत्ति आपको राजकोष में चला जाता था, जो राज के एक आमदनी के रूप में गिना जाता था। व्यापार के समय लगाए जाने वाले कर, व्यापार के समय लगाए जाने वाले कर से राज को आमदनी होती थी। फिर टकसाल, जो शेरशाह के समय में बहुत सारे टकसाल से शेरशाह के समय में कहते हैं लगभग 23 टकसालें थी, जहां सिक्के की ढलाई होती थी। कितने टकसाल थे? 23। टकसाल क्या है? तो टकसाल वह जगह है जहां पर सिक्के की ढलाई की जाती थी। और शेरशाह का ही समय है जो शुद्ध रूप से चांदी का सिक्का ढाला जाएगा, जिसको भारत रुपया का नाम दिया जाएगा। ठीक है, नमक पर भी टैक्स लगता था, इससे भी आमदनी होती थी राज को। ठीक है, तो इसमें सभी में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? तो लगान है, जो भूमि से आते थे। तो सबसे पहले आप भूमि का विभाजन कर लेते हैं। भूमि का विभाजन 3 प्रकार से होता है, तो आपको पता ही है। 3 श्रेणी इसको है। तीसरा है खराब, दूसरा है मध्य, और पहला सबसे अच्छी, मध्य और खराब। देख रहे हैं आप? तो इस भूमि का आप लोग श्रेणी जो हम लोग देख रहे हैं, तो ये अच्छी का मतलब क्या हो गया? यहां उपजा काफी अच्छी होगी, यहां से टैक्स ज्यादा से ज्यादा सरकार को आएगा। फिर मध्य, यहां से टैक्स काफी कम आएगा, और यहां से तो 9 के बराबर ही आएगा, लेकिन बहुत कम आएगा, बहुत कम आएगा। तो राज्य की आमदनी का मुख्य स्रोत कौन सा भूमि हो गया? तो अच्छी श्रेणी का भूमि। किस श्रेणी का भूमि? अच्छी श्रेणी का, अच्छी। ठीक है, लगान व्यवस्था क्या था? तो लगान व्यवस्था की जो प्रणाली थी वो थी रैयतवारी। कौन सा व्यवस्था? रैयतवारी। हमारे आर्थिक प्रणाली में 3 प्रकार की भूमि व्यवस्था का अध्ययन हम लोग करते हैं। जब आधुनिक भारत में आते हैं हम लोग, तो 3 प्रकार की भूमि प्रणाली का अध्ययन करते हैं। कौन कौन? जमींदारी, दूसरा हो गया महलवारी, और तीसरा रैयतवारी। ठीक है, तो शेरशाह के समय जो लगान व्यवस्था का आधार था वह क्या था? रैयतवारी। रैयतवारी के में होता क्या है? इसमें सरकार का किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क होता है, यानी कि सुल्तान और किसान के बीच में कोई भी मीडिएटर यहां नहीं होगा। डायरेक्ट जुड़ाव होगा सुल्तान और प्रजा के बीच में, जो किसानों के लिए काफी बेहतर होते थे, क्योंकि मीडिएटर क्या होते हैं? हमारे आमदनी का अधिकतर भाग खा जाते हैं। ठीक है, जो राज और किसान दोनों के लिए हानिकारक होते थे। तो इसीलिए शेरशाह ने रैयतवारी व्यवस्था को ही अपनाया था। लगान निर्धारण के लिए
लगान निर्धारण के लिए भी शेरशाह ने 3 प्रणाली का उपयोग किया था। 3 प्रणाली, यह आपको किसानों के ऊपर निर्भर करता था कि हम कौन से प्रणाली के अंतर्गत सरकार को या सुल्तान को टैक्स दे। यह किसानों को निर्णय करना पड़ता था। जो देखिएगा यहाँ पे गला बख्शी अथवा बटाई, गला बख्शी अथवा बटाई पहला है लगान निर्धारण की प्रणाली। दूसरा है नस्क या मुक्ताई या कनकूद प्रणाली। नस्क भी कहिए, मुक्ताई भी कहिए या कनकूद प्रणाली भी कहिए, ठीक है, तीनों सेम ही है, नाम का फर्क है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है नकदी या जब्ती प्रणाली। तीसरा एवं सबसे महत्वपूर्ण है नकदी एवं जब्ती प्रणाली। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि किसानों में अधिक प्रिय, यह किसानों में अधिक फेमस था। किसान इसी लगान निर्धारण प्रणाली को अपनाना पसंद करते थे और इसे मापन पद्धति भी कहा जाता है। इसे मापन पद्धति भी कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात कि इस जब्ती जो प्रणाली थी, नकदी प्रणाली, इसको टोडरमल ने लागू किया था। टोडरमल नाम सुने हैं ना। अकबर का यह प्रधानमंत्री भी रहेगा और वित्त मंत्री भी रहेगा राजा टोडरमल, जो पूरे के पूरे शेरशाह के अर्थव्यवस्था को यानी भूमि प्रणाली को और अकबर की भूमि प्रणाली को हैंडल करेगा, देखरेख। और सारी की सारी यह नीति किसकी होगी? तो टोडरमल की होगी। अब आते हैं शेरशाह ने जो टैक्स का दर अपनाया था, कर का दर, वो उपज का 1/3 भाग था। क्या था? उपज का 1/3 भाग। उपज का 1/3 भाग यानी कि 100 रुपया में 33.33 यह आपको सरकार को लगान के रूप में देना पड़ता था, ठीक है। अब आते हैं जो शेरशाह का साम्राज्य था, काफी विशाल था, हम लोग पिछले क्लास में अध्ययन भी कर चुके हैं। तो उसमें से एक क्षेत्र होगा मुल्तान, एक क्षेत्र होगा मुल्तान जो अभी पाकिस्तान में पड़ता है। यहाँ की मुल्तानी मिट्टी काफी फेमस है और हमारे जो क्रिकेट के बेताज बादशाह रहेंगे वीरेंद्र सहवाग, यहीं पर भारत का पहला ट्रिपल सेंचुरी मारेंगे, इसलिए उनको मुल्तान का सुल्तान भी कहा जाता है। किसको? वीरेंद्र सहवाग को। तो मुल्तान में रैयतबारी व्यवस्था नहीं था। वहाँ कौन सा था? बटाई या हिस्सेदारी पर था। बटाई या हिस्सेदारी पर था, ठीक है। तथा कर का जो दर था यह उपज का 1/4 था यानी कि 25%। इसका कितना हो जाएगा? 33.33%। देख रहे हैं ना। बटाई प्रथा आपको पता ही है। ये नस्क प्रथा के बारे में आपको बता दिए चलते हैं कि जो नस्क प्रथा है यह 10 से 12 वर्षों के उपज का औसत आय निकाला जाता था पहले। इस प्रथा के तहत, इस प्रणाली के तहत 10 से 12 जो पिछले वर्ष होते थे उस सभी का औसत उपज निकाल के यह आपको किसानों से लेना होता था या किसानों को देना होता था। यह था नस्क प्रणाली, ठीक है। अब आते हैं लगान का दर कितना था? 1/3। तो लगान के अतिरिक्त किसानों को भी किसानों को टैक्स देना पड़ता था। बात समझ में आ रहा है? लगान के अतिरिक्त भी किसानों को टैक्स देना पड़ता था। 3 प्रकार का टैक्स था लगान के अतिरिक्त भी। पहला था जरीवाना। पहला क्या था? जरीवाना यानी कि सर्वेक्षण शुल्क 2.5%। कितना? 2.5%। और दूसरा था महासिलाना यानी कि कर संग्रह शुल्क 5% भी किसानों को देने पड़ते थे। यानी कि वैसे अधिकारी जो कि जमीन का सर्वेक्षण करते थे उसका वेतन भी किसानों से ही लिया जाता था 2.5% टैक्स के रूप में। और प्लस में महासिलाना मतलब कि जो अधिकारी कर संग्रह करते थे उसका भी मेहताना आपको किसानों से 5% टैक्स के रूप में लिया जाता था। इसके अतिरिक्त भी 2.5% टैक्स, इसके अतिरिक्त भी कितना? 2.5% टैक्स जो होते थे यह आपको
अतिरिक्त टैक्स के रूप में किसानों को देना पड़ता था, जो सरकारें अकाल के लिए संरक्षित करती थी। यानी कि जब अकाल पड़ते थे तो इसी 2.5% से लोगों को सहायता किया जाता था। आ रही बात समझ में? यानी कि एक प्रकार के समझिए ना कि हम जो दे रहे हैं, अगर हम पर कोई विपत्ति आ जाए तो सरकार हमें ये जो मेरा जमा वाला हिस्सा है ये हमें वापस करेगी, ठीक है ना। विपत्ति आए, जो अकाल के रूप में उस समय काफ़ी आती थी, इसीलिए शेरशाह ने अकाल के लिए एक अलग प्रकार का टैक्स ही लागू कर दिया था। तो देखा जाए तो कितना हो गया, 33% प्लस यहाँ पर 2.5%, ये वाला ये फिर 2.5%, फिर ये कितना हो गया 5%। कितना हो गया 5 2 7 7 2 9 3 12, लगभग 42-43% टैक्स लेते थे। लगभग 42-43% टैक्स शेरशाह के साम्राज्य में लिया जाता था। चलिए, लगान नगद या अनाज दोनों के रूप में देने की छूट थी। लगान नगद या अनाज दोनों रूप में देने की छूट थी, लेकिन कोई भी शासक चाहता है कि लगान जो मेरा है वो नगद के रूप में आए, क्योंकि ये अनाज जो होते थे उसके रखने के लिए भी हमें व्यवस्था बनाना पड़ता था, ठीक है। शेरशाह ने कृषि योग्य भूमि एवं प्रतिभूमि दोनों की नाप करवाया या माप करवाया, जिसे जब्ती देख ही रहे हैं। जब्ती पस्ती राजा टोडरमल पस्ती के नाम से भी जानी जाती है। मैंने पहले ही बता दिया है, राजा टोडरमल ने शेरशाह की आर्थिक व्यवस्था को सुधारने का काम किया था। अब आते हैं, शेरशाह ने भूमि के माप के लिए शेरशाह ने सिकंदरी गज जो 32 इंच का था, कितना इंच का था 32 इंच सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग करवाया था। 2 सिकंदरी गज और सन की डंडी। तो सिकंदरी गज की लंबाई कितनी थी, तो 32 इंच, भूलेंगे नहीं आप लोग। और यही नहीं, किसानों को जो भूमि पट्टे पर दिए जाते थे उसके बदले में कबूलियत पत्र लिखाए जाते थे। यह प्रणाली भी आपको शेरशाह के आर्थिक व्यवस्था में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कबूलियत पत्र द्वारा किसान पट्टे स्वीकार करता था और उनको वर्ष में निश्चित लगान देना पड़ता था। आ रही बात समझ में? अब आते हैं शेरशाह की मुद्रा व्यवस्था में सुधार, ठीक है। मुद्रा व्यवस्था, शेरशाह के पहले भारत में जो सिक्के चलते थे वो घिसे पीटे पुराने ढंग से होते थे, इसमें काफी मिलावटें पाई जाती थी। यही कारण है कि शेरशाह ने पहली बार शुद्ध चांदी का रुपया चलाया, शुद्ध चांदी का रुपया, जो जिसका वजन 180 ग्रेन होता था। क्या होता था 180 ग्रेन। और तांबे का दाम चलाया, तांबे का दाम जिसका वजन होता था 380 ग्रेन। ये शेरशाह के द्वारा चलाया गया था। उसके बाद ही भारत में रुपये का कंसेप्ट आ गया। भारत में रुपये शब्द का प्रयोग इसी समय होगा जब शेरशाह ने शुद्ध चांदी का सिक्का नाम का रुपया चलाएगा जिसका वजन 180 ग्रेन होगा। और शेरशाह के समय 23 टकसालें थी। टकसाले का मतलब समझ रहे हैं ना, जहां सिक्के ढाले जाते थे, ठीक है। मिट गया है। सिक्कों पर टकसालें तो होती ही, जो एक 23 टकसालें थी जहां पर सिक्के ढाले जाते थे। तो जो सिक्के बनते थे उस सिक्कों पर शेरशाह का नाम, उसका पद, ठीक है, नाम, पद, टकसाल का नाम अरबी एवं देवनागरी लिपि में अंकित होता था। देखे ना, शेरशाह ने इतनी बेहतरीन व्यवस्था कराई। इस समय पहली बार देवनागरी लिपि में आपको यहाँ पे सिक्के पर
टकसाल का नाम, शेर शासक का नाम, उसका पद आदि का अंकित किया जाएगा। और ये शेरशाह के द्वारा रुपया बनाया था, चांदी का रुपया, यह इतनी बेहतरीन थी, यह इतनी बेहतरीन थी कि जो विश्व प्रसिद्ध इतिहासकार है विसेंट अय्यर स्मिथ, यानी कि V.A. स्मिथ, इन्होंने यह कहा है कि जो यह शेरशाह के द्वारा जब बनाया गया रुपया है, यह निर्मित रुपया है, यह वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का क्या है, आधार है। यानी कि शेरशाह ने जो रुपया का निर्माण करवाया था, उसी रुपये को आधार मानकर ब्रिटिश सरकार ने भी रुपया चलाया था। आ रही बात समझ में कि शेरशाह का जो रुपया था वो वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का क्या था, आधार था। और शेरशाह ने व्यापार के विकास में काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया। और व्यापार के विकास के लिए कहते हैं शेरशाह ने 1700 सरायों का निर्माण करवाया, 1700 सरायों का निर्माण करवाया, जो बहुत बड़ी संख्या है। ये सराय क्या होते थे? ये सराय होते थे जहां पर लोग, व्यापारी, संदेशवाहक जाके ठहरते थे। ठीक है, यहां पर हिंदू के लिए अलग खाने पीने रहने की व्यवस्था, मुस्लिम के लिए अलग खाने पीने रहने की व्यवस्था। ठीक है, और वहां जो भी जाते थे उसके हैसियत के अनुसार उसको वहां पर सेवा मिलते थे। और आसपास की जमीनें सिर्फ उसी काम के लिए रखे जाते थे। और इससे ये क्या हुआ, जो सराय का निर्माण हो गया, इस सराय के आसपास गांव बस गए, व्यापार बाजार बन गए, जिससे व्यापार का काफी विकास हुआ। क्योंकि ये सराय जो होते थे व्यापारियों का क्या हो गया, शरण स्थल हो गया, डाकघरों का शरण स्थल हो गया। तो जिससे व्यापार काफी ज्यादा विकास हुआ। और व्यापार का विकास होगा तो उससे आमदनी आएगी, जिससे राज्य का भी विकास होगा। ठीक है ना। 1700 सरायों का निर्माण कराया और ये जो दूरी था इसका, हर 4 मील की दूरी पर, हर 4 मील की दूरी पर एक सराय का निर्माण कराया गया। और यही नहीं, शेरशाह का जो पुत्र होगा इस्लाम शाह, वह आपको 2 मील की दूरी पर ही सराय का निर्माण करवाएगा। 2 मील की दूरी में पर ही, यानी कि शेरशाह के जो 4 मील का दूरी था, अब ये 2 मील की दूरी कर देगा। इसने और भी ज्यादा सराय का निर्माण करवाया। ये जो सराय था एक प्रकार का समझिए कि शेरशाह के जो साम्राज्य रूपी शरीर था उसकी धमनियां था। शेरशाह का जो एक सम्राट था, अगर मान लीजिए साम्राज्य को एक शरीर मान लेते हैं तो शरीर का ये धमनी मान लेंगे। किसको? सराय को। ये किसने कहा है? तो डॉक्टर कनगो ने कहा है कि जो शेरशाह ने सराय का निर्माण कराया था, यह उसके साम्राज्य रूपी शरीर की क्या थी? धमनियां थी। इन सरायों को देखभाल करने के लिए शेरशाह ने एक बजाते एक अधिकारी भी नियुक्त कर दिया था, जो कहलाता था इमाम मुअनिज नामक अधिकारी। अगर पूरा मिला है तो क्या हो जाएगा? इमाम मुअनिज। यहां पर लिख देते हैं इमाम मुअनिज नामक अधिकारी सरायों की देखभाल करते थे। पूरा का पूरा प्रबंधन किसके हाथ में था? तो इमाम मुअनिज के हाथ में। आ रही बात समझ में आप लोग को? जब सराय का निर्माण होगा तो सीधी बात है, व्यापार के लिए ही सिर्फ इसका उपयोग होगा कि डाकघर के लिए भी उपयोग होगा। तो डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह के द्वारा ही किया गया था। क्योंकि देखें ना, सारा का सारा काम अभी करेगा। अब आते हैं, शेरशाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनर्स्थापित कराने का काम किया। पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनर्स्थापित कराया। यानी कि जो पहले पाटलिपुत्र था उसका नाम पटना कर दिया। तो फिर से वो जो वर्तमान में पटना है। आ रही बात समझ में? कब? 1541 ईस्वी में। बिहार के कंटेस्ट में काफी फायदेमंद है यह सवाल। ये बराबर पूछे जाते हैं कि पाटलिपुत्र को पटना के नाम से किसने पुनर्स्थापित कराया? तो शेरशाह ने। कब कराया? तो 1541 ईस्वी में। ठीक है।
शेरशाह काफ़ी दरिया दिली स्वभाव के भी थे। शेरशाह ने राजधानी दिल्ली में दान का लंगर स्थापित कराया था। दान का लंगर स्थापित करवाया, जिसमें प्रतिदिन कहा जाता है कि 500 सरफी खर्च किए जाते थे। 500 सरफी खर्च किए जाते थे। इतना बड़ा दान का लंगर था। ठीक है। और शेरशाह ने अलाउद्दीन खिलजी के मॉडल को ही अपनाया। सैन्य सुधार में शेरशाह ने अलाउद्दीन खिलजी के मॉडल पर ही सैन्य का सुधार किया, जिसके तहत हुलिया डाक प्रणाली को फिर से शुरुआत कराया। आप समझ रहे हैं ना हुलिया प्रथा क्या है? अभी तो हमारे सामने क्या होते हैं, कैमरा होते हैं, फोटो खींच के पासपोर्ट साइज लगा देते हैं फॉर्म पे, जो हमारा क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है। तो उस समय क्या होते थे, तो चेहरा लिखे जाते थे, कैमरा तो थे नहीं, चेहरा लिखे जाते थे। आंख ऐसा है, पुतली का रंग ऐसा है, चेहरा गोला है, लंबा है, चौड़ा है, मूछ है कि नहीं है, दाढ़ी है कि नहीं है, बाल है कि नहीं, ये लिखे जाते थे। और घोड़ा को दागा जाता था कि घोड़ा अच्छे किस्म के युद्ध में लाया जाए। तो इसको अलाउद्दीन खिलजी ने बेहतर अपनाया था और उसी को शेरशाह ने अपनाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने जहाँ इसकी शुरुआत करी थी, तो शेरशाह ने अलाउद्दीन खिलजी के मॉडल को ही अपनाने का काम किया था। शेरशाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड का भी मरम्मत करवाया। ग्रैंड ट्रंक रोड का भी मरम्मत करवाया। इसकी दूरी है लगभग 1500 मील। कहते हैं कोलकाता से दिल्ली, दिल्ली से लाहौर, कोलकाता से दिल्ली, दिल्ली से लाहौर, NH1 NH2 दोनों मिलाकर होते हैं जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। जिसका मरम्मत कौन करवाएगा? शेरशाह करवाएगा और बेहतर ढंग से करवाएगा। दोनों बगल वृक्ष, पानी का व्यवस्था आदि का प्रबंध करवाएगा, जिससे व्यापार का विकास काफ़ी होगा। प्लस व्यापार का विकास छोड़िए, साम्राज्य की सुरक्षा करने में भी काफ़ी हेल्पफुल होते थे, यात्रा करने में। ठीक है। शेरशाह का जो समय था, तो उसके समय में ही जौनपुर में, शेरशाह के समय ही जौनपुर में एक प्रसिद्ध विद्वान मलिक मोहम्मद जायसी रहते थे, जिन्होंने पद्मावत की रचना की। पद्मावत की रचना की, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी और पद्मावती की प्रेम कहानी को दर्शाया गया है। यानी कि पद्मावत को पाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी का जो संघर्ष है वो दिखाया गया है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने शेरशाह की आर्थिक व्यवस्था का अध्ययन किया है। ठीक है। तो मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे।